तो आज हम चर्चा करेंगे ब्रिटिश संसद के गठन और उसकी शक्तियों के विषय में। ब्रिटिश संसद की संप्रभुता के विषय में आपने जान लिया है कि ब्रिटिश संसद की संप्रभुता की बात क्यों कही जाती है, क्योंकि ब्रिटेन का जो इतिहास रहा है, संवैधानिक इतिहास, वो राजतंत्र से प्रजातंत्र की ओर क्रमिक विकास का इतिहास है। और ब्रिटिश संविधान जो विकास का परिणाम है, वहां जो संवैधानिक संस्थाएं हैं वो विकास का परिणाम है। ब्रिटिश पार्लियामेंट भी एक संवैधानिक संस्था है, विधायी संस्था है। कानून बनाने का सर्वोच्च अधिकार जिसे संविधान द्वारा प्राप्त है, ये संसद भी विकास का परिणाम है। यानी ब्रिटिश पार्लियामेंट भी धीरे धीरे विकसित हुई है और विकास की दिशा वही रही है, राजतंत्र से लोकतंत्र की ओर। ये दुनिया की सबसे पुरानी संसद है, इसीलिए इसको सभी संसदों की जननी कहा जाता है। और इसका जो इतिहास रहा है, वो इतिहास कहाँ से शुरू होता है? जब राजा की सत्ता के प्रति लोगों के मन में असंतोष उपजा तो नारा दिया गया कि प्रतिनिधित्व नहीं तो कर नहीं। अगर जनता का शासन में प्रतिनिधित्व नहीं होगा तो जनता कोई टैक्स शासन को नहीं देगी। धीरे धीरे जनता की मांग बढ़ती गई और अल्टीमेटली 1688 की ग्लोरियस रिवॉल्यूशन के बाद संसद के हाथों में, जनप्रतिनिधियों के हाथों में सारे अधिकार आते चले गए और उसी अनुपात में राजा के अधिकार सीमित होते चले गए। लेकिन जैसे जैसे संविधान का विकास हुआ, दुनिया के अन्य देशों के समान हम ये देखते हैं कि ब्रिटेन में भी संसद की सर्वोच्चता की बात जो पारंपरिक रूप में कही जाती रही थी, वो अब सैद्धांतिक बनकर रह गई है, क्योंकि वहां भी विधायिका की तुलना में कार्यपालिका की शक्तियों में वृद्धि की प्रवृत्ति देखी जाती है। यानी वहां भी आज की डेट में संसद से ज्यादा शक्तिशाली प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद है, जो वास्तविक कार्यपालिका है ब्रिटेन के संसदीय जनतंत्र में। लेकिन इसके बाद भी ब्रिटिश पार्लियामेंट ब्रिटेन की संवैधानिक व्यवस्था का केंद्र बिंदु बनी हुई है और ब्रिटिश जनमत की सर्वोत्तम अभिव्यक्ति संसद में ही होती है। हाल ही में जैसा आप जानते हैं कि ब्रिटिश पार्लियामेंट ने यूरोपियन यूनियन से अलग होने का निर्णय दिया, जिसे ब्रेग्जिट के नाम से जाना जाता है। और इस निर्णय से पार्लियामेंट ने एक बार फिर ये सिद्ध कर दिया कि राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के संचालन में उसकी महत्वपूर्ण भूमिका है। तो अब हम देखेंगे कि इस ब्रिटिश पार्लियामेंट का गठन कैसे होता है, इसकी रचना कैसे होती है। ब्रिटिश पार्लियामेंट एक अनूठी संस्था है, क्योंकि इस संस्था में राजतंत्र, कुलीन तंत्र और जनतंत्र, इन तीनों शासन व्यवस्थाओं के तत्व हमें देखने को मिलते हैं और ऐसा किसी अन्य देश की संसद में देखने को नहीं मिलता। ब्रिटिश पार्लियामेंट का गठन 3 से मिलकर होता है, सम्राट या साम्राज्ञी, हाउस ऑफ लॉर्ड्स और हाउस ऑफ कॉमन्स, या लॉर्ड सभा और कॉमन सभा। लॉर्ड सभा ब्रिटिश पार्लियामेंट का दूसरा सदन है और कॉमन सभा
प्रथम सदन है। सम्राट के पद पर वर्तमान में क्वीन एलिजाबेथ सेकंड आरूढ़ हैं और राजा का ये पद ब्रिटेन में, ब्रिटिश संसद में राजतंत्रीय तत्व का प्रतिनिधित्व करता है। विंडसर घराने से हैं क्वीन एलिजाबेथ सेकंड और वेस्टमिनिस्टर पैलेस में ब्रिटिश पार्लियामेंट का संचालन होता है। हाउस ऑफ लॉर्ड्स जो दूसरा सदन है ब्रिटिश पार्लियामेंट का, ये कुलीन तंत्र का प्रतीक है। क्यों? क्योंकि जैसे कुलीन तंत्रीय व्यवस्था में घराने को महत्व दिया जाता है, संभ्रांत परिवार को महत्व दिया जाता है, वैसे ही लॉर्ड सभा का गठन संभ्रांतता के आधार पर होता है। इसके सदस्य ज्यादातर वंश परंपरागत आधार पर अपने पद को धारण करते रहे हैं। ये एक विचित्र विरोधाभास है कि ब्रिटेन जो दुनिया का सबसे पहला लोकतंत्र है, सबसे पुराना लोकतंत्र है, सबसे मजबूत लोकतंत्र है, वहां पर कुलीन तंत्रीय व्यवस्था के तत्व आज भी मौजूद है। राजतंत्रीय व्यवस्था के तत्व आज भी मौजूद है और ऐसा इसलिए है क्योंकि ब्रिटिश लोग स्वभाव से परंपरा प्रिय हैं। उन्हें अपनी पारंपरिक संस्थाओं से प्रेम है, लगाव है। यही वजह है कि प्राचीन काल से चला आ रहा राजा का पद भी वहां बना हुआ है और कुलीन तंत्रीय तत्व के रूप में, कुलीन तंत्र के प्रतिनिधि के रूप में लॉर्ड सभा जैसी संस्था का वजूद भी बना हुआ है। हालांकि इन दोनों के अधिकार लिमिटेड है। अधिकार किसके हाथ में है? जो जनतंत्र की प्रतिनिधि संस्था है यानी हाउस ऑफ कॉमन्स, उसके हाथों में अधिकार है, सत्ता है। लेकिन एक शोभा के रूप में, एक परंपरा प्रियता को दर्शाने के लिए ब्रिटिश लोगों ने राजतंत्र और कुलीन तंत्र के तत्वों को भी अपनी संवैधानिक व्यवस्था में स्थान दिया है। हालांकि लॉर्ड सभा के कुलीन तंत्रीय स्वरूप को लेकर समय समय पर ब्रिटेन में विरोधी मांगे उठती रहती हैं कि जब जनतंत्र की दिशा में हम इतना आगे बढ़ चुके हैं तो फिर इस संस्था को बनाए रखने का क्या औचित्य है? इसे समाप्त कर दिया जाना चाहिए या इसका सुधार होना चाहिए। इन मांगों को मद्देनजर रखते हुए लॉर्ड सभा में बहुत सारे सुधार भी किए गए और इन सुधारों में जो सबसे करंट सुधार है वो 2014 का संसदीय अधिनियम है, जिस अधिनियम के तहत ये व्यवस्था की गई है कि लॉर्ड सभा के सदस्य जो वंश परंपरा के आधार पर पद धारण करते हैं, उनकी ये सदस्यता स्वैच्छिक होगी। वो अपनी इच्छा से उस पद से इस्तीफा दे सकते हैं। अभी तक तो उनकी बाध्यता थी कि अगर उन्होंने किसी राजवंश में जन्म लिया है या किसी संभ्रांत परिवार से संबंधित है तो सम्राट उन्हें लॉर्ड सभा की सदस्यता प्रदान करता था, पीयर्स का सम्मान देकर। लेकिन अब इस संशोधन के माध्यम से, इस सुधार अधिनियम के माध्यम से ये निश्चित कर दिया गया है कि अगर कोई सदस्य इस्तीफा देना चाहे तो स्वेच्छा से इस्तीफा दे सकता है। साथ ही ये भी प्रतिबंध लगाया गया कि अगर लॉर्ड सभा का कोई मेंबर किसी भी बैठक में लगातार अनुपस्थित रहता है तो उसको उसकी सदस्यता से वंचित किया जा सकता है।
पहले क्या होता था कि लॉर्ड सभा का सदस्य वंश परंपरा के आधार पर बन गए, लेकिन शासन कार्य में रुचि नहीं है, लिहाजा लॉर्ड सभा की बैठकों से अनुपस्थित रहने की प्रवृत्ति ज्यादातर सदस्यों में देखने को मिलती थी। अब इस नियम के तहत क्या कह दिया गया कि जिनकी रुचि नहीं है उनको सदस्यता से वंचित करो, अगर वो लॉर्ड सभा की किसी भी बैठक में लगातार अनुपस्थित रहते हैं। उनकी अनुपस्थिति ये दर्शाती है कि उनकी शासन कार्य में रुचि नहीं है, लिहाजा उनकी सदस्यता से संसद को कोई फायदा होने वाला नहीं है। तो इन सुधारों के माध्यम से लॉर्ड सभा के कुलीन तंत्रीय स्वरूप को बहुत हद तक नियंत्रित करने का प्रयास किया गया है, परिवर्तित करने का प्रयास किया गया है। और इतना ही नहीं, जो वंश परंपरागत पीयर्स थे, सदस्य थे लॉर्ड सभा के, उनके लिए भी ये रेस्ट्रिक्शन लगा दिया गया कि अब उनकी सदस्यता, ज्यादातर वंश परंपरागत पीयर्स की सदस्यता आजीवन होगी। वो पिता के बाद पुत्र, पुत्र के बाद उसके पुत्र, वंशानुगत आधार पर नहीं चलती रहेगी। तो ये जो आरोप लगता था लॉर्ड सभा के ऊपर कि वो कुलीन तंत्रीय संस्था है, उसकी कोई प्रासंगिकता नहीं है, उसका कोई औचित्य नहीं है, इन आरोपों को विराम मिला है इन सुधारों के माध्यम से। तो अब हमें देखना है कि इस लॉर्ड सभा का गठन कैसे होता है। ब्रिटिश पार्लियामेंट का गठन तो 3 से मिलकर होता है, सम्राट, हाउस ऑफ लॉर्ड्स और हाउस ऑफ कॉमन्स। लॉर्ड सभा और कॉमन सभा ब्रिटिश पार्लियामेंट के 2 सदन हैं। इन दोनों सदनों का गठन अलग अलग तरीके से होता है। तो पहले हम देखेंगे कि लॉर्ड सभा का गठन कैसे होता है। लॉर्ड सभा, जैसा कि आपने जाना, एक पार्लियामेंट का उच्च सदन है, दूसरा सदन है, और गठन की दृष्टि से, किसी भी सदन के गठन की दृष्टि से कुछ बातें महत्वपूर्ण होती हैं, उनको हम एक एक करके देखेंगे। जैसे सबसे पहली बात आती है कि उस सदन की सदस्य संख्या क्या है और सदस्यता का आधार क्या है, यानी उसके जो मेंबर्स हैं वो कितने हो सकते हैं और वो अपना पद किस आधार पर धारण करते हैं। तो जहां तक लॉर्ड सभा की सदस्य संख्या की बात है, लॉर्ड सभा की सदस्य संख्या निश्चित नहीं है। क्यों निश्चित नहीं है? क्योंकि प्रधानमंत्री की सिफारिश पर सम्राट नए पीयर्स को लॉर्ड सभा की सदस्यता प्रदान करता रहता है। किन लोगों को वो लॉर्ड सभा की सदस्यता प्रदान करता है? जिन्होंने कानून के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में, कूटनीति के क्षेत्र में, युद्ध कौशल के क्षेत्र में विशेष कौशल प्राप्त किया है और उस कौशल के आधार पर उन्हें लोकप्रियता प्राप्त हुई है। ऐसे लोगों को ब्रिटिश सम्राट या साम्राज्ञी, रानी, पीयर्स का सम्मान देकर लॉर्ड सभा की सदस्यता प्रदान करती रहती है। इसलिए लॉर्ड सभा की सदस्य संख्या निश्चित नहीं है, लेकिन सम्राट इनको सदस्यता अपनी इच्छा अनुसार नहीं देता, बल्कि प्रधानमंत्री की सिफारिश पर देता है, क्योंकि ब्रिटेन में अब संसदीय लोकतंत्र सुस्थापित है। राजा केवल शोभा की चीज है, उसके हाथ में वास्तविक अधिकार नहीं है। वास्तविक अधिकार प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद के हाथों में। और दूसरी तरफ क्या होता है, जो सुधार अधिनियम पारित किया गया 2014 में, उसके अनुसार कोई भी लॉर्ड सभा का मेंबर
जिसने वंश परंपरागत आधार पर पद धारण किया है अपनी इच्छा से अपने पद से इस्तीफा भी दे सकता है। तो एक तरफ नए पीयर्स को नियुक्ति मिलती है और कुछ सदस्य रिजाइन करते जाते हैं, इसलिए इसकी सदस्य संख्या निश्चित नहीं है। वर्तमान में अगर इसकी सदस्य संख्या को देखें तो ये 773 है, 773 सदस्यों वाली संस्था है लॉर्ड सभा। एक समय ऐसा भी था जब लॉर्ड सभा की सदस्य संख्या 1000 से भी ऊपर होती थी, लेकिन सुधार अधिनियम पारित होने के बाद अब ये दिनों दिन सिमटती चली जा रही है और वर्तमान में ये 773 तक रह गई है। आगे हो सकता है इसमें और भी कटौती हो या कुछ नए सदस्यों को इसकी सदस्यता प्रदान की जाए। 2005 में जो संवैधानिक सुधार अधिनियम पारित किया गया। हाँ बताओ मैम। दुनिया की सबसे बड़ी संसद कौन सी जिसमें सबसे ज्यादा मेंबर हैं? जैसे हमारे यहाँ 450 है, 445 है। हाँ, ब्रिटिश पार्लियामेंट को ले सकते हैं। और भी संसदें मोर और लेस संख्या की दृष्टि से लगभग बराबर ही हैं, क्योंकि कहीं 400 कहीं 450 इस तरह से जो निचला सदन होता है उसमें सदस्य संख्या होती है। दूसरे सदन के लिहाज से लॉर्ड सभा, ब्रिटिश लॉर्ड सभा सबसे बड़ा सदन था, लेकिन सुधार अधिनियम पारित होने के बाद अब इसकी सदस्य संख्या भी कम होती जा रही है। तो इसके जो सदस्य हैं ये 3 तरह के होते हैं। पहले और भी ज्यादा कैटेगरी इनकी होती थी, लेकिन सुधार अधिनियम पारित होने के बाद 2005 में जो संवैधानिक सुधार अधिनियम लाया गया, उसके बाद अब लॉर्ड सभा में जिन श्रेणियों के सदस्य रह गए हैं उनमें सबसे प्रमुख हैं जो लगातार बने आ रहे हैं, चले आ रहे हैं, वो हैं आध्यात्मिक लॉर्ड्स। आध्यात्मिक लॉर्ड्स की सदस्य संख्या 26 निश्चित है। ये आध्यात्मिक लॉर्ड्स कौन होते हैं? ब्रिटेन में चूंकि ईसाई धर्म की प्रबलता है, इसलिए ईसाई धर्म की जो संस्था चर्च है, विभिन्न चर्चों के बिशप, धर्माधिकारी इसके सदस्य होते और इनकी सदस्य संख्या 26 निश्चित कर दी गई है। इनमें से भी 4-5 उन चर्च के बिशप होते हैं जो चर्च इंग्लैंड में सबसे ज्यादा महत्व रखती हैं, उनके मेंबर्स होते हैं लॉर्ड सभा के सदस्य। दूसरी श्रेणी उन वंश परंपरागत पीयर्स की है। वंश परंपरागत पीयर्स में ज्यादातर राजवंश के राजकुमारों को शामिल किया जाता है और सुधार अधिनियम पारित होने से पहले तक सम्राट के द्वारा, साम्राज्ञी के द्वारा जिन लोगों को वंश परंपरा के आधार पर सदस्यता प्रदान की गई, पीयर्स का सम्मान प्रदान किया गया, वो लॉर्ड सभा के सदस्य हैं। एक समय था जब वंश परंपरागत पीयर्स की संख्या लॉर्ड सभा में सबसे ज्यादा होती थी। 90% के लगभग सदस्य वंश परंपरा के आधार पर पद धारण करते थे, लेकिन 1999 में जो सुधार अधिनियम लाया गया, उस अधिनियम के अनुसार अब इन वंश परंपरागत पीयर्स की सदस्यता उनके जीवन तक सीमित कर दी गई है। यानी अब कोई व्यक्ति अगर वंश परंपरा के आधार पर लॉर्ड सभा का सदस्य बन गया है तो उसके जीवन के बाद उसका पद समाप्त हो जाएगा। ऐसा नहीं होगा कि उसके बाद उसकी संतान को ऑटोमेटिकली सदस्यता प्राप्त हो जाएगी। तो इस तरह से इसके कुलीन तंत्रीय स्वरूप को बदलने की कोशिश की गई है इस सुधार अधिनियम के माध्यम से।
और जैसा कि आपने जाना कि इनके द्वारा स्वेच्छा से भी त्याग पत्र दिया जाता है, और इसका परिणाम ये हुआ है कि लॉर्ड सभा में वंश परंपरागत सदस्यों की संख्या बहुत कम हो गई है और अधिकांश सदस्य आजीवन पीयर्स के रूप में। अब वंश परंपरागत सदस्य पहले जो 90% हुआ करते थे, अब 12% तक सिमट कर रह गए। तीसरी जो कैटेगरी है लॉर्ड सभा के सदस्यों की, वो है आजीवन पीयर्स की। 1958 में लाइफ पीयरेज एक्ट संसद के द्वारा पारित किया गया, जिस एक्ट के माध्यम से ये व्यवस्था की गई कि ब्रिटेन में सार्वजनिक जीवन में, राजनीतिक जीवन में जो लोग प्रतिष्ठित हैं, जिन्होंने अपने ज्ञान, अनुभव और कार्य के आधार पर विशेष योगदान दिया है समाज को, ऐसे लोगों को उनके जीवन भर के लिए लॉर्ड सभा की सदस्यता प्रदान की जाएगी सम्राट के द्वारा प्रधानमंत्री की सलाह पर। आपने भारत का संविधान पढ़ा है, भारतीय संसद के बारे में पढ़ा है। हमारे यहाँ भी जो राज्यसभा है, वो राज्यसभा, उस राज्यसभा में कुछ मेंबर्स मनोनीत किए जाते हैं राष्ट्रपति के द्वारा। ये कौन लोग होते हैं? जिन्होंने साहित्य, विज्ञान, कला के क्षेत्र में विशेष ख्याति, विशेष उपलब्धि प्राप्त की है। तो इनका मनोनयन राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है और ब्रिटेन में ऐसे लोगों को नियुक्ति प्रदान की जाती है सम्राट के द्वारा प्रधानमंत्री की सलाह पर। लेकिन ब्रिटिश लॉर्ड सभा और भारतीय राज्यसभा में सबसे बड़ा अंतर क्या है? भारतीय राज्यसभा का निर्वाचन होता है, जबकि लॉर्ड सभा के सदस्यों का, किसी भी सदस्य का निर्वाचन नहीं होता। हालांकि राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन डायरेक्ट जनता के द्वारा नहीं होता, प्रत्यक्ष रूप से जनता नहीं चुनती राज्यसभा के सदस्यों को, लेकिन है तो वो एक निर्वाचित संस्था ही। तो ब्रिटिश लॉर्ड सभा जो ब्रिटिश पार्लियामेंट का दूसरा सदन है, और भारतीय राज्यसभा जो भारतीय संसद का दूसरा सदन है, गठन की दृष्टि से दोनों में मौलिक भिन्नता, एक वंश परंपरागत आधार पर गठित होती है ज्यादातर, और दूसरी अप्रत्यक्ष निर्वाचन के आधार पर गठित होती है। हालांकि उसमें भी कुछ विशिष्ट सदस्यों को, जिनका समाज को योगदान रहा है, राष्ट्रपति द्वारा बिना इलेक्शन के उन्हें मनोनीत किया जाता है। आप देखते होंगे कि फिल्म के क्षेत्र में, खेल के क्षेत्र में योगदान करने वाले लोगों को राज्यसभा की सदस्यता प्रदान की जाती है, राष्ट्रपति द्वारा उन्हें मनोनीत किया जाता है। ब्रिटिश लॉर्ड सभा के गठन के विषय में एक रोचक तथ्य ये भी है कि 1958 से पूर्व लॉर्ड सभा एक पुरुष सदन था, यानी उसमें कोई भी महिला सदस्य नहीं थी। लेकिन जब से लाइफ पीयरेज एक्ट पारित हुआ 58 में, तब से लेकर महिलाओं को भी सदस्यता प्रदान की जाती रही है अगर उन्होंने सार्वजनिक जीवन में कोई विशेष योगदान दिया है। और उसका रिजल्ट ये हुआ है कि अब ब्रिटिश लॉर्ड सभा में 100 से अधिक महिला सदस्य हैं। ये
महिला सशक्तिकरण की दृष्टि से, महिलाओं के राजनीति में प्रतिनिधित्व की दृष्टि से एक महत्वपूर्ण बिंदु है। आप जानते हैं कि दुनिया भर में महिलाओं को अपने राजनीतिक अधिकारों की प्राप्ति के लिए लंबा संघर्ष करना पड़ा है और वो संघर्ष बहुत सारे देशों में अब भी जारी है। ये एक विडंबना ही कही जाएगी कि ब्रिटेन, जो दुनिया का सबसे पहला लोकतांत्रिक राष्ट्र है, जहां स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व जैसे आदर्शों पर आधारित जनतंत्रीय व्यवस्था की स्थापना की गई, वहां भी लैंगिक आधार पर लंबे समय तक भेदभाव रहा। बहुत प्रयासों के बाद 1929 में जाकर ब्रिटेन में महिलाओं को मताधिकार मिला। तो राजनीतिक जीवन में उनकी भागीदारी की दृष्टि से ये एक महत्वपूर्ण बात है कि उन्हें ब्रिटिश पार्लियामेंट में अब स्थान मिलने लगा है और उनकी संख्या दिनों दिन बढ़ती चली जा रही है।